तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग अब क्योंकि ये फर्नेस को तोड़ देता है तो डायरेक्टली एक वर्टेक्स बनता है जिसके थ्रू ये थंडर सेलेस्टियल रियल्म की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे, अब यहाँ पर स्पेस में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे बट सबके पास फर्नेस था। और इस दौरान बहुत सारे कल्टीवेटर्स एक बिजली को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से इनके आसपास से गुजरती है। और ये जो भी लोग थे सेम कल्टीवेशन प्लानट के थे, बट जब तक कि इनकी नज़र पड़ती वो लाइक अ फ्लैश वो चीज़ गायब हो जाती है। और बस ये लोग पूछते हैं कि भाई वो क्या था। और उस फ्लैश लाइक जो थंडर पावर चमक रहा था उसके अंदर बेसिकली वांगलिंग था। इवन वांगलिंग भी अपनी आंखें नहीं खोल पाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस उल्का पिंड जैसे तेजी से बढ़ते हुए लाइटनिंग को देखते हैं और हैरान थे। अब जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म जाने का रास्ता था बेसिकली वो एक गेट से जुड़ा हुआ था। और ये गेट लाइटनिंग का बना हुआ था जो कि रेड कलर का था। और इस गेट के बाहर में जो बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे वो वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट कर रहे थे। शेंगहोंग हु इनमें से एक था। और आसपास बहुत सारे सोलो कल्टीवेटर्स भी यहाँ पर बैठे हुए थे। शेंगहोंग हु के बगल में एक मिडिल एज मैन बैठे थे जिनका चेहरा थोड़ा पीला था बट आंखों में कोल्डनेस था। और ये फाइनली बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा भी कोई लॉर्ड बन चुका है और मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन तुम्हारे डाओ सोल का एक हिस्सा मिसिंग है, तो ये सच है। अब शेंगोंग हू कहता है कि तुम्हारे जैसे नॉर्मल दिमाग के लोग नहीं समझ सकते। मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। टांग यांगफिंग, तुम मैं नहीं हूँ और मैं तुम नहीं हूँ। अब यांगफिंग भी कहता है कि मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम्हारे पास कैसा इंटेलिजेंस है। शेंगहोंग हू को 20 सालों से बहुत प्रेशर था, एक तो फैमिली की तरफ से, दूसरा थंडर सेलेस्टियल टेम्पल की वजह से। जब से इसने वांगलिंग को अपना डाउ सोल का एक हिस्सा दिया था अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए। क्योंकि सेलेस्टियल टेम्पल वाले, भाई तुम किसी और को लॉयल्टी दिखाओ ऐसा उन्हें पसंद नहीं है। और यही सेम चीज़ इसने अपने फैमिली के एल्डर्स को भी कहा था, क्योंकि इसके फैमिली के एल्डर्स भी निर्वाणा क्लींजर स्टेज के ऊपर नहीं जा पाए थे, यानी थर्ड स्टेप में कोई इसके फैमिली में भी नहीं था। इस दौरान यहाँ पर एक ब्राइट लाइट चमकती है। सभी कल्टीवेटर्स उस तरफ देखने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग अपने डिवाइन सेंस को उस तरफ बढ़ाते हैं क्लूज ढूंढने के लिए, बट स्पीड इतना फास्ट था कि इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है। और सीधा ये जो लाइटनिंग चमक रहा था गेट की तरफ बढ़ता है और सीधा गेट से जाके टकराता है। लोग हैरान थे कि भाई वो एंटर कैसे कर सकता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि बिना गेट खोले कोई कैसे एंटर कर सकता है। यांगफेंग सबसे पहले बोलता है कि मतलब बिना गेट खोले भी हम एंटर कर सकते हैं क्या। अब यहाँ पर एक और बंदा था, वो इस चीज़ को ट्राई करने के लिए अपने क्लोन को थंडर गेट की तरफ भेजता है। और जैसे ही वो क्लोन थंडर गेट को टच करता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, मतलब मर जाता है। और कल्टीवेटर की तरफ गेट में से एक रेड थंडर निकलता है और फाइनली वो बंदा भी मारा जाता है। कोई यहाँ पर एक्साइटेड नहीं था सिवाय शेंगहोंग हू के, क्योंकि जब वो उल्का पिंड यहाँ से गुजरा था तो ये अपने लॉर्ड का ऑरा फील कर पा रहे थे, क्योंकि इनका डाउ सेल उनसे कनेक्टेड था। और ये सोचता है कि सीनियर सच में गजब ही है। अब यहाँ पर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, मानो इस समय कुछ सोच रहे हो। और फाइनली बोलते हैं इंटरेस्टिंग, मानो इनको भी इनकी भी आंखों में एक इंटरेस्ट था। थंडर माउंटेन पे ये खड़े थे और अचानक से यहाँ से गायब हो जाते हैं। वांगलिंग अगर यहाँ पे होता तो शायद इन ओल्ड मैन को पहचान लेता। इधर वांगलिंग के अंदर वो जो लाइटनिंग पावर था, थंडर पावर एंटर कर रहा था। और फाइनली जिस लाइटनिंग से कवर्ड होकर यहाँ पर आता है वो जमीन में आकर टकराता है। वांगलिंग बाहर निकलता है और सोचता है कि ये जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म है ये रेन सेलेस्टियल रियल्म से ज़्यादा स्टेबल है और इसके एक हिस्से में यह पहुंच चुका था। पर इस दौरान यहाँ पर एक वाइट हेड ओल्ड मैन प्रकट होते हैं। ये वही थे शायद जहाँ पर वो होल हुआ था, मतलब जहाँ पर वांगलिंग का समझ लो फ्लाइट लैंड किया था। और ये कहते हैं मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ जो इतना लालची है कि थंडर सेलेस्टियल रियल्म खुलने से पहले ही यहाँ पर एंटर कर चुका है। और इस बंदे का ओरिजिन सोल काफ़ी पावरफुल है। थंडर प्रेशर तो गजब है। इसकी बॉडी भी थंडर की बनी हुई है। क्या ये ह्यूमन है या स्पिरिट है? और अगर ये ऐसा ही करता रहा तो फ्यूचर में ये इंसान बचेगा भी नहीं, ये थंडर स्पिरिट बन जाएगा। और क्योंकि मैंने इसे देखा है तो कोई बात नहीं, शायद हमारा कनेक्शन हो सकता है। ओल्ड मैन यहाँ से गायब हो जाते हैं। समय बीतता है। वांगली इसकी बॉडी काफ़ी पेन में थी। फिलहाल ये यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, क्योंकि बॉडी भी इसकी थोड़ी डैमेज हो गई थी। इसका ओरिजिन सोल सही से काम नहीं कर रहा था क्योंकि एक थंडर पावर इसकी बॉडी में एंटर कर गया था। सेलेस्टियल कार्ड इसका इसे प्रोटेक्ट करता है। 7 दिन निकल जाते हैं और वांगली जब ये इस बार आंखें खोलता है, ऐसा मुंह भी खोलता है, तो उसमें से एक थंडर पावर निकलता है जो कि इसका थंडर नहीं था। अब वांगलिंग की इंजरीज काफ़ी तेज़ी से हील होती हैं। अब यहाँ की जो मिट्टियाँ भी थी उसमें भी ओरिजिन एनर्जी था। वांगलिंग ऑब्जर्व करता है कि ये नेचुरल ओरिजिन एनर्जी नहीं है बल्कि स्पेल से बने हैं। मतलब कोई चाहता नहीं है कि मैं यहाँ से निकलूँ।
वांगलिंग को लगता है कोई तो है जो कि मुझे रोक रहा है, और जो भी रास्ते थे बंद थे, बस एक ही रास्ता था आगे बढ़ने का। मतलब सेलेस्टियल रियल्म के एक हिस्से में है जिसे किसी ने लॉक कर दिया है। अब वांगलिंग सोचता है कि वो मुझे आगे इस रास्ते से बढ़ाना चाहता है। उस बंदे का पर्पस क्या है, और अगर वो मुझे मारना चाहता तो मार चुका होता। तो वांगलिंग अब आगे बढ़ता है कि देख लेंगे भाई, जो होगा। फाइनली से रास्ता मिलता है, मतलब डिवाइन सेंस को लगातार यहाँ पर बहुत सारे टनल्स थे, तो किधर से आगे जाएगा। तो एक टनल आगे बढ़ रहा था, और ऑब्जर्व ये करता है, इसे और एक एग्जिट मिलता है। उस एग्जिट से ग्रे लाइट बाहर आ रहा था, तो वांगलिंग इस तरफ बढ़ता है। अब ये एग्जिट से 100 फीट की दूरी पे था, पर अचानक से वाइट लाइट वहाँ पे चमकने लगती है, और ये जो गेट था वो भी गायब हो जाता है। इसे समझ में आता है, मतलब हर एक गेट को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। पर इस समय थंडर सेलेस्टियल रियल्म में वो उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो स्माइल करते हैं कि चलो, बहुत समय बाद कोई मिला है जिसका मेरे साथ एक फेट जुड़ा हुआ है, और अगर ये 7 दिनों में यहाँ से निकल गया तो इसका मेरे साथ एक रिलेशन है, मतलब कनेक्शन है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसा कर पाए। इधर 3 दिन निकल जाते हैं। हर आधे घंटे में वांगलिंग को एग्जिट तो मिलता था, बट वो गायब हो जाता था। और इसके दिमाग में पूरा ये जो अंदर में टनल था उसका मैप इसके दिमाग में छप जाता है, और इसे तरीका भी मिल जाता है कि यहाँ से निकलना कैसे है। अब वांगलिंग वॉर कैरियट को निकालता है, जो कि धीरे सा थंडर बीस्ट में बदल जाता है। थंडर बीस्ट को इसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है, वो सीधा अटैक करने लगता है। बट फिर भी जो यहाँ पर वो स्पेल्स थे, थंडर बीस्ट को भी पीछे फेंक देते हैं। सेलेस्टियल गार्ड भी साथ में पंच मारता है। गार्ड भी रिबाउंड हो जाता है, लेकिन वो पंचेस लगातार मारते रहता है। अब इस समय डेविल बाहर निकलता है। तीनों मिलकर अब अटैक करते हैं। टनल पूरी तरह से हिलने लगा था, और वांगलिंग भी इस दौरान एक सील बनाता है। थंडर पावर को इकट्ठा करता है, और चारों अब मिलकर अटैक करते हैं। एक जो टनल था वो कोलैप्स कर जाता है, तो बाकी टनल भी अब कोलैप्स करने लगते हैं। और इस दौरान वांगलिंग को एक ओरिजिन स्पेल, मानो इन सभी टनल्स को जो कनेक्ट किया हुआ था, वो दिखाई देता है। इस दौरान वांगलिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। यहाँ पर से एक एग्जिट गेट दिखता है, और ये सोच रहा था भाई ये बंदा करना क्या चाहता है, क्योंकि ये स्पेल बहुत पावरफुल है। ये मुझे मारना चाहता तो मार चुका होता, ट्रैप करना चाहता है तो दरवाजे क्यों दिखा रहा है। फिलहाल ये थंडर बीस्ट और सेलेस्टियल गार्ड को रख लेता है। वांगलिंग अब सोचने लगता है कि देखो, अब जो भी सेकंड स्टेप में जाता है उसको सेलेस्टियल जेट्स की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। उन्हें चाहिए रहता है ओरिजिन एनर्जी, और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे। और यहाँ पर ये जो ओरिजिन एनर्जी होती है उसके बहुत सारे गड्ढे होते हैं, जहाँ पर ओरिजिन एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है। तो ये चीज़ भी एक माहौल बनाती है बाहर के कल्टीवेटर्स के लिए। और यहाँ पर एक ओरिजिन टूल करके भी होता है। उसकी खासियत ये है कि अगर फर्स्ट स्टेप का कल्टीवेटर हो और उसमें से वो ऑरा एब्जॉर्ब करे तो वो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाएगा। लेकिन अगर सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसे वो ओरिजिन एनर्जी देता है। बट रेन सेलेस्टियल रियल में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब ये गेस करता है, क्योंकि रेन सेलेस्टियल रियल में ज़्यादा फूटा हुआ था, तो उसका एरिया छोटा हो गया था। और वांगलिंग को लगता है कि इसका कल्टीवेशन अभी भी उस लेवल पे नहीं है। इधर वांगलिंग, क्योंकि टनल्स कोलैप्स कर चुके थे, जमीन के नीचे से एक स्पिरिचुअल ऑरा ये फील करता है। वहीं थंडर सेलेस्टियल रियल में ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो आगे बढ़ रहे थे, पर फिर रुक जाते और हंसते कि इस बंदे ने शॉर्टकट लिया है, नहीं तो ये 7 दिनों में नहीं निकल पाता। लगता तुम सच में मेरे साथ फिटेड हो। ओल्ड मैन बेसिकली कुछ बड़ा प्लान कर रहा था 10,000 सालों से। पहले ये बोलता है कि मैं माउंटेन सोल को फाइंड करूंगा और ग्रेट ऑल हेवन फॉर्मेशन बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। ये काफ़ी एक्साइटेड था, मतलब एक प्लान पर ये 10,000 सालों से काम कर रहा था। इसका एक ही गोल था कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में ये नंबर 1 बंदा बनेगा। और इसका प्लान ये था कि जब ये नंबर 1 बन जाएगा तो फिर ये अलायंस स्टार सिस्टम में जाएगा, और वहाँ का कोई मास्टर है जोंग जुआन करके, उसे मार देगा। इधर वांगलिंग सोचता है कि यार इस ऑरा को मैं पहले क्यों नहीं फील कर पाया। जब ये पूरी तरह से कोलैप्स कर गया तब मुझे पता चला। वांगलिंग बेसिकली बाहर निकल चुका था, ये उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। पर तभी एक डेविलिश ऑरा इसकी तरफ पड़ती है कि जूनियर, उस चीज़ को छोड़ दो, निकल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो एक ब्लैक फ्लेम, जो कि डेविल फ्लेम था, वांगलिंग की तरफ पड़ता है, और यहाँ पर एक पर्पल रोब्ड यंग मैन को दिखाया जाता है। अब वांगलिंग को जो चीज़ मिली थी ये बेसिकली एक हैंडल के जैसी थी, उसे ये बैग में रख लेता है। वो बंदे को और गुस्सा आता है कि लगता है तुम मरना चाहते हो। इस बंदे के आसपास मानो बारिश की बूंदे हो, वो तीर में बदल जाती है और वांगलिंग की तरफ पड़ती है। बंदा बेसिकली इल्यूजनरी ये स्टेज पे था। वांगलिंग पीछे हटता है और इसकी बॉडी से थंडर पावर निकलता है, और उन जो रेन से एरोज बनी थी उन्हें ये काउंटर करने लगता है। बंदा भी बोलता है वो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अब इस बंदे को लगता है कि वांगलिंग तो पीछे हट रहा है, बट वांगलिंग ये तुरंत ही आगे बढ़ता है, गुस्से में पड़ता है, क्योंकि टनल में ये ट्रैप था तो पहले से गुस्सा था। और वांगलिंग बोलता है कि अगर ये बंदा कॉर्पोरियल यांग स्टेज में होता तो मैं सोचता भी, लगता मेरा नाम यहाँ पर फैला नहीं है ऑल हेवन स्टार सिस्टम में।
वांगलिंग बोलता है, यार ये डेविल फ्लेम मेरे सामने यूज कर रहा है, डेविल स्पेल्स। मैंने स्कैटर्ड डेविल से बैटल किया है, इसे क्या लगता है? अब वांगलिंग की बॉडी से थंडर पावर बाहर निकलता है और ये थंडर ब्लू कलर का था। अब इस थंडर के आसपास जो इस स्पेस में, क्योंकि ये रियल्म भी तो थंडर सेलेस्टियल रियल्म है, तो और थंडर अट्रैक्ट होते हैं और इस बॉल ऑफ थंडर को वांगलिंग आगे बढ़ा देता है। अब ये बंदा एक सील बनाता है, डेविल डेवोर। अब एक फैंटम प्रकट होता है, डेविल सा, जो कि इस थंडर पावर को डेवोर करने को देखता है और ये बोलता है, इतना वीक थंडर, मुझे मेरे डेविल फ्लेम भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके आसपास जो पानी की बूंदें थी, उससे ये एक भाला बनाता है और इसे लेकर ये वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग अब सेलेस्टियल माउंटेन को बाहर निकालता है। माउंटेन में से माउंटेन का सोल बेसिकली बाहर निकलता है धुंध के समान और आगे बढ़ता है। और वांगलिंग तो काफी फास्ट था। अब वो जो भाला था जो इसकी तरफ पड़ता है, वो कई बूंदों में बदल जाता है और वांगलिंग को घेर लेता है। और इधर ये जो धुंध था उस बंदे को घेर लेता है और वांगलिंग बोलता है, स्कैटर। धुंध पूरी तरह से उस बंदे को घेर लेता है और वांगलिंग इस दौरान बोलता है, थंडर, एक्सप्लोड। अब जो वो डेविल था जिसके अंदर में वो थंडर पावर था, उससे लगता है कि वो डेवोर कर चुका है, बट इस दौरान थंडर फट जाता है, डेविल पूरी तरह से गायब हो जाता है। इधर सेलेस्टियल गार्ड भी प्रकट होता है और वांगलिंग और सेलेस्टियल गार्ड इस बंदे को घेर लेते हैं। सेलेस्टियल गार्ड तुरंत एक पंच मारता है। अब यूथ को भी लगता है, यार अब तो मरूंगा मैं। ये पीछे भागता है। इस दौरान ये पीछे हटते हटते अपनी जीप को काटता है, हल्का सा ब्लड निकालता है और बोलता है, स्क्रीन ऑफ टोंगलिंग। आसपास एक ब्लडी मिस्ट इकट्ठा हो जाता है और वो जो मुक्का था अपने सेलेस्टियल गार्ड का, इस ब्लडी मिस्ट से आके टकराता है। ब्लडी मिस्ट भी गायब हो जाता है और अपने पपेट को भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। अब इस दौरान एक ब्लैक डेवलिश फ्लेम यहाँ पे प्रकट होता है और आवाज आती है कि 5 सालों बाद तुमने मुझे बनाया है, जू फैंगहान। इधर वो भाला जो था, उससे भी जो माउंटेन था पूरी तरह से गायब कर देता है। जू फैंगहान, इसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और ये बोलता है, तुम बहुत सही हो, बहुत सही हो। क्योंकि बेसिकली ये सेकंड स्टेप में था, इल्यूजनरी यन लेवल, और वांगलिंग अभी तो फर्स्ट स्टेप पे है। बस अब ये वांगलिंग को मारना चाहता था और वांगलिंग भी सोचता है, यार ये बंदा थंडर डाविस से ज़्यादा पावरफुल है। अब वांगलिंग उस डेविलिस फ्लेम को देखता है जो कि जू फेंगहान के सर के ऊपर गोल गोल घूम रहा था और अब ये बंदा बोलता है कि मेरे इस डेविलिस लोटस फ्लेम की वजह से तुम मारे जाओगे। डेविलिस लोटस टाओ, फर्स्ट रोटेशन। अब ये जो फ्लेम था लोटस के समान था, कमल के समान, और घूमते हुए वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग अब सीरियस था क्योंकि इस बंदे के पास भी इसका डाव था जो कि बहुत रेयर होता है। वांगलिंग जानता था ये जितना रोटेट करेगा इसके लिए उतना प्रॉब्लम है। अब वांगलिंग के सर के ऊपर इसका अंडरवर्ल्ड रिवर प्रकट होता है जिसके अंदर से अलग ही चीखने की आवाज़ सुनी जा सकती है। तो उस डेविलिस फ्लेम को अंडरवर्ल्ड रिवर अब काउंटर करने लगता है और जो फ्लेम का रोटेशन था, जितना तेजी से वो घूम रहा था, वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। अब जू फेंगहान भी कहता है, तो तुम भी अपने डाव को एक शेप दे सकते हो, मतलब तुम भी एक सेकंड स्टेप कल्टीवेटर हो। लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन नीचे गिर गया है किसी कारणवश और तुम एसेंडेंट के लेट फेज में हो। ऐसा जू फेंगहान को लगता है कि इसको ऐसा थोड़ी लग सकता है कि यार एसेंडेंट के लेट फेज का बंदा इतना पावरफुल। और ये फिर गेस करता है कि लगता है वो पपेट तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी है, इसलिए तुम फिलहाल अपने ओरिजिन सोल को दूसरी बॉडी में रखे हो क्योंकि तुम इंजर्ड हो। लेकिन हम देखते हैं कि किसका डाव ज़्यादा स्ट्रांग है। अब जो लोटस था और तेजी से ये रोटेट करवाता है, ब्लैक फ्लेम और ज़्यादा निकलते हैं और ये बोलता है, डेविलिस फ्लेम बर्न। वांगलिंग देखता है ये एसेंडेंट के पीक पर पहुंचने के बाद पहला इसका बैटल था इतना सीरियस। ये चिल्लाता है, सेकंड एबिलिटी, कंडेंस रिवर सोल। अब अंडरवर्ल्ड रिवर मानो एक अलग शेप लेने लगता है। इसके अंदर जो स्पिरिट्स थी वो एक फॉर्म लेने लगती है जो इसने प्लेनेट किंग लिंग पर कलेक्ट किया था, और बहुत सारे यहाँ पर इंसान बनने लगते हैं और धीरे धीरे फ्यूज होकर के एक सोल का फॉर्म बना लेते हैं। पर इस दौरान जब दोनों अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वांगलिंग का वो जो रिजेंटमेंट सोल था वो कोलैप्स करने लगता है। और क्योंकि अगर वो कोलैप्स कर रहा है तो अंडरवर्ल्ड रिवर का वो सोल है, तो अंडरवर्ल्ड रिवर भी कोलैप्स कर रहा है और बेसिकली अंडरवर्ल्ड रिवर ही वांगलिंग का डाव है, तो वांगलिंग का डाव भी अब गायब होने लगता है। वांगलिंग इस दौरान एक दो कदम पीछे लेता है। डेविलिस फ्लेम का पावर अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जा रहा था और कहीं ना कहीं वो वांगलिंग के ओरिजिन सोल को भी अब प्रभावित कर रहा था। इधर वांगलिंग खून की उल्टी करता है। अब इसका किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है और ये बोलता है, थर्ड एबिलिटी, पावर ऑफ अंडरवर्ल्ड रिवर। अंडरवर्ल्ड रिवर जो कि अब टूट रहा था फिर से फॉर्म होता है क्योंकि वांगलिंग जानता था अगर इसका अंडरवर्ल्ड रिवर कोलैप्स कर गया तो इसका डाव कमजोर पड़ जाएगा, मतलब उसमें एक कमी मान सकते हो आप। तो वांगलिंग का कल्टीवेशन फिर स्लो हो जाएगा या ऊपर बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली डाव का बैटल इसलिए लोग कम ही करते हैं
और जू फेंगहान कहीं ना कहीं वांगलिंग के लेवल पे था। हाँ, अगर वांगलिंग इल्यूजनरी इन लेवल पे होता तो बात अलग थी। जू फेंगहांग अवाक था क्योंकि वांगलिंग का डाउ रिवर कोलैप्स कर रहा था, बट कोलैप्स करते करते भी उसमें से एक अलग ऑरा निकल रही थी, वो फिर से बनने लगा था। इधर ये भी चिल्लाता है डेविल लोटस, 100 रोटेशंस। लोटस इसका और तेजी से घूमने लगता है। वांगलिंग को पीछे हटना पड़ता है, पर यह सोचता है कि मैं इल्यूजनरी इन कल्टिवेटर्स को पहले भी मार चुका हूँ। वांगलिंग का ये कॉन्फिडेंस था। अब इसका जो रिवर था वो फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस इसके डाव को और मजबूत करता है। अंडरवर्ल्ड रिवर से एक सक्शन फोर्स निकलता है जो कि मानो हर एक चीज़ को अपने अंदर खींच लेगा। क्योंकि वांगलिंग ने इस चीज़ को कहाँ पे मास्टर किया था? ऑल हेवन स्टार सिस्टर सिस्टम और अलायंस स्टार सिस्टम के बीच में जो वो वर्म होल है, वहां पर बैठकर, जहां से ये 20 साल शायद बाहर नहीं निकल पाया था। अब इस फोर्स को देखकर जू फेंगहान भी इसका एक्सप्रेशन बदलने लगता है। ये लोटस को और तेजी से रोटेट करवाना चाहता था, पर वांगलिंग इसको मौका कहाँ देने वाला था। और वांगलिंग बोलता है कर्मा विप। वांगलिंग के आईब्रोज से एक कर्वी लाइन निकलती है जो कि एक रस्सी के रूप में बदल जाती है और सीधा जू फेंगहांग की तरफ पड़ती है, जो कि अपने लोटस के ऊपर बैठने जा रहा था ताकि उसके पावर को बढ़ा पाए। फेंगहान इसके बॉडी कांपने लगती है, मानो हवा में ही रुक जाती है। वांगलिंग्स बंदे के जो डाउट में जो प्रॉब्लम था उसे फाइंड आउट कर चुका था। अब जू फेंगहान इसके दिमाग में बहुत सी चीजें चलने लगती है। इसका डाउ अनस्टेबल हो चुका था कि यार ये रस्सी कैसी है इतना पावरफुल। अब वांगलिंग इसके लोटस की तरफ पड़ता है, इसकी तरफ नहीं। इसके लोटस के ऊपर ये खड़ा हो जाता है और जू फेंगहान की तरफ ये देखता है। मतलब बेसिकली ये जू फेंगहान के डाउ के ऊपर खड़ा है मेंटली, क्योंकि डाओ तो हार्ट से कनेक्टेड है। बट अगर आप किसी की डाओ के पावर के ऊपर खड़े हो जाओगे तो मेंटली उस बंदे को काफ़ी बुरा लगता है। इधर अंडरवर्ल्ड रिवर का पावर और इंटेंस हो जाता है। डाओ का बैटल फेंगहान हार चुका था और खून की उल्टी करने लगता है, पीछे हटता है और ओरिजिन स्पेल को यूज़ करता है, ओरिजिन फॉर्म्ड डेविल गॉड। क्योंकि इसके अंदर नफरत काफ़ी बढ़ जाती है कि मैं इस बंदे का नाम नहीं जानता हूँ और ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। वांगलिंग भी देखता है और थोड़ा चिंतित होता है। ये लोटस के ऊपर से उतरता है, राइट हैंड से अपने आईब्रोज को टच करता है और काफ़ी तेजी से उस बंदे की तरफ बढ़ता है। इसके थर्ड आई से एक रेड लाइट निकलता है। अब उधर वो जो डेविल प्रकट होता है जू फेंगहांग को निकल जाता है और उसके बाद वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, सीधा अपने पंजों से अटैक करता है। वांगलिंग के थर्ड आई से एक पंखे के समान वो रेड लाइट निकलती है और सीधा उस डेविल के ऊपर पड़ती है। और साथ में वांगलिंग स्टॉप स्पेल को भी यूज कर देता है। अब वो स्पेल और वांगलिंग का स्टॉप स्पेल दोनों साथ में काम करते हैं। डेविल के बॉडी के अंदर जू फेंगहांग एकदम निद्रावस्था में था। ये अपनी आंखें खोलता है। वांगलिंग इधर इस रेड लाइट को ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो स्पेल था इसमें ओरिजिन एनर्जी काफ़ी यूज़ होती है। ये वही स्पेल था जो इसने उस बंदे से एक्सचेंज किया था। पर वांगलिंग मानता नहीं है। ये हेवनली चॉप अटैक भी इस दौरान लॉन्च कर देता है। और साथ में वांगलिंग, क्योंकि ये जो अटैक था ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड से करता है और स्वॉर्ड के अंदर भी एक पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट बन चुका था डेविल जू लिगवो की वजह से। तो तुरंत ही ये जो डेविल था जू फेंगहान वाला वो दो भागों में कट जाता है। फेंगहान मारा जाता है, लेकिन वांगलिंग भी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। एक इल्यूजनरी यिन कल्टिवेटर जो कि इतना पावरफुल हो, उसे मारना इतना आसान नहीं होता है। और ये जो अंडरवर्ल्ड रिवर था उधर वो जो डेविल लोटस था उसे अब्जॉर्ब कर जाता है। पर वांगलिंग सोचता है कि क्या, क्योंकि डाओ तो किसी बंदे से कनेक्टेड होता है, तो मेरा अंडरवर्ल्ड रिवर उसके पावर को यूज़ कर पाएगा फ्यूचर में। बैटल खत्म होने के बाद वांगलिंग रुकता नहीं है, ये आगे निकल जाता है। 3 दिन और बीत जाते हैं। इसे सामने में एक पहाड़ी नजर आती है जहाँ पर बिजलियाँ काफ़ी कड़क रही थी, और यहाँ पर बैठकर ये कल्टीवेट करने लगता है, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिन जो एनर्जी था वो काफ़ी कम हो चुका था। कल्टीवेशन के दौरान अंडरवर्ल्ड रिवर से ये उस लोटस को बाहर निकालता है, पर जैसे ही लोटस अंडरवर्ल्ड रिवर से बाहर निकलता है वो गायब होने लगता है। पर वांगलिंग तुरंत ही इसे अंडरवर्ल्ड रिवर में डाल देता है। अब उस बंदे के पास से ट्रेजर भी मिले थे जो कि शायद शायद ओरिजिन टूल हो सकता है इसके हिसाब से। पर इस दौरान एक ब्लडी रेड लाइट ऑल हेवन स्टार सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। इस रेड लाइट के पीछे में एक डार्क रेड प्लेनेट को दिखाया जाता है। बेसिकली ये प्लेनेट ही मूव कर रहा था। फिलहाल यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके लाल बाल थे, भौहें भी लाल थी और लाल रंग के इसने ड्रेस भी पहने थे। दिखने में काफ़ी हैंडसम था और 40s में होगा अपने। ये बंदा इस प्लेनेट की तरफ देखता है। इसकी आंखों में एक अलग ही उत्साह या जो भी बोलो, ये रेस्पेक्ट दिखाता है और बोलता है कि याओ लुओडोंग का बेटा याओ कॉन्ग फैमिली में वापस आ चुका है। कोई आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद इस प्लेनेट से एक आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। और फिर वो बोलते हैं कि जब तुम्हारे फादर ने फैमिली छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि कितने भी जनरेशन पास हो जाए तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो। याओ कॉन्ग इस बारे में सोचते हैं कि ये तो ऑल हेवन स्टार सिस्टम नहीं आना चाहते थे,
क्योंकि इसकी वजह से इन्हें ऑल हेवन स्टोन को यूज़ करना पड़ा था जो कि इनके फादर ने इनके लिए छोड़ा था। लेकिन अगर ये यहाँ पर नहीं आते तो ये शांति से नहीं रह सकते थे। ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे थे, याओ जिक्सियो के लिए। ये कोई और नहीं, ब्लड एंसेस्टर थे। तो इनका नाम याओ कॉन्ग है। पर फिर से वो आवाज़ आती है उस प्लेनेट से कि जाओ इस जगह से, अलायंस स्टार सिस्टम लौट जाओ, वहाँ पर तुम्हारे फादर रहते थे। क्योंकि अब हमारे याओ फैमिली में कोई याओ लूडोंग का नाम का है ही नहीं, मतलब हमारा अब कोई वास्ता नहीं है तुमसे। पर तुरंत ही ब्लड एंसेस्टर कहते हैं कि ग्रैंडफादर, मेरी अकेली बेटी याओ जिक्सियो को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो अलायंस स्टार सिस्टम का था और यहीं पर आया हुआ है। मुझे पता भी नहीं है कि मेरी बेटी जिंदा या मर गई। वो आपके याओ फैमिली की है। अब वो जो आवाज़ आ रही थी वो शांत हो जाते हैं और फाइनली उनके अंदर से आवाज़ निकलती है, याओ जिक्सियो। बहुत प्यार से बोलते हैं और कैलकुलेट करके बोलते हैं कि वो थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर है, मतलब तुम्हारी बेटी। तो जाओ मेरी पोती को लेकर आओ, थंडर सेलेस्टियल टेम्पल जाओ मेरे टोकन के साथ, वो तुम्हें अंदर भेज देंगे। ज़्यादा लेट मत होना, नहीं तो वो लोग भी तुम्हें अंदर नहीं भेज पाएंगे। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा बना के बैठा हुआ था और अपनी इंजरीज को हील कर रहा था। सेलेस्टियल गार्ड भी खुद को हील कर रहा था। फाइनली वांगलिंग आंखें खोलता है। इसके आसपास 10 फ्रैगमेंट्स थे। इसने कभी भी ओरिजिन टूल को देखा नहीं था, बट इसको लगता है कि शायद ये ओरिजिन टूल के हिस्से हो सकते हैं। अब 10 टुकड़ों को ये देखता है और अपने माइंड में कैलकुलेट करता है कि इसका सबसे सही शेप क्या हो सकता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। वांगलिंग के हिसाब से इसे मिलाकर भी एक कंप्लीट ट्रेजर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शायद अभी भी कुछ इसके पीसेस मिसिंग थे। फिलहाल ये इन्हें अपनी ऑरा से कनेक्ट करने लगता है। वांगलिंग इधर सोचता है, मतलब इन चीज़ों को बैग में रख लेता है कि जू फेंगहान वो इल्यूजनरी इन कल्टीवेटर था, बट उसके पास बैग क्यों नहीं था, स्टोरेज बैग वगैरह। क्योंकि वांगलिंग ने जब जू फेंगहान को मारा था तो मरने के बाद वो गायब हो गया था और बैग भी नहीं मिला था इसे, जो कि बहुत ऑड माना जाता है। क्योंकि आप किसी को मारते हो तो उसके पास उसके स्टोरेज बैग तो होते ही हैं यार, उसके पास पिल्स तो होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और वो चीज़ें जो हासिल करेगा उसे रखेगा कहाँ पर। और शायद ये लोग कोई अलग मेथड यूज़ करते होंगे स्टोर करने का। फिर ये गेस करता है कहीं वो डेविल लोटस उसके अंदर तो नहीं रखता है। अब वांगलिंग अंडरवर्ल्ड रिवर को फिर से प्रकट करता है। डेविल लोटस को ये बाहर निकालता है तो सीधा ये अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जाता है ताकि ये डेविल लोटस गायब न हो जाए। लोटस के आसपास जो फ्लेम्स थे वो तो वैसे भी अब गायब हो रहे थे, बट एक क्लाउडी हो रहा लोटस के आसपास इसे दिखती है जो कि अभी भी रोटेट कर रही थी। और वांगलिंग जब इसे देखता है तो लोटस के अंदर से फिर से एक डेविल निकलता है जो कि इसे डेवोर करना चाहता था। पर डेविल कुछ फील करता है और तुरंत ही डेविल लोटस के अंदर भागने लगता है, बट लेट हो चुका था। वांगलिंग तुरंत ही इस डेविल को पकड़ लेता है और इसे डेवोर कर जाता है। ये सोचता है कि मैं स्कैटर्ड डेविल को तो रिफाइन नहीं कर पाया था 100-150 सालों में भी, बट ऐसे नॉर्मल डेविल को तो आराम से रिफाइन कर सकता हूँ। ये नॉर्मल लोगों के पास टेक्निक नहीं होती है, क्योंकि वांगलिंग सोल डेवोरर भी था, इसलिए इसके पास यह टेक्निक था। अब इसे अब्जॉर्ब करने के बाद वांगलिंग की ओरिजिन एनर्जी रिकवर होती है, पहले से बढ़ भी जाती है, मानो कॉम्प्रेस होने लगती है, यानी कि छोटे फॉर्म में कंडेंस होने लगती है। अब डेविल को बाहर निकलने के बाद वो जो लोटस था उसके अंदर वांगलिंग को एक स्पेस दिखाई देता है। वहाँ पर इसे 4 मोतियों जैसे कुछ दिखते हैं। एक मोती अपने आप गायब हो जाता है। वांगलिंग 2 मोतियों को पकड़ लेता है, तीसरे को पकड़ने वाला था बट वो भी गायब हो जाता है। अब इन मोतियों के अंदर ये अपने डिवाइन सेंस को भेजता है और वांगलिंग को अब समझ में आता है तो ये बंदा अपने डाव को यूज़ कर रहा था और इन मोतियों के अंदर स्टोरेज बैग बना के था। डाव के थ्रू उसने अपना एक स्पेस बनाया था, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी सबसे ज़्यादा था। और अब वो जो लोटस था फाइनली गायब हो जाता है। अंदर में से एक बॉटल दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था जू। बॉटल के अंदर एक पिल था। अब इस पिल को रखने के बाद वांगलिंग दूसरे वाले बीट को फोड़ देता है और उसके अंदर से टालिस्मैन निकलते हैं। वांगलिंग को याद आता है जब ये फेंग्यू सेक्ट में था, मतलब बहुत छोटा था जब, तो ऐसे टालिस्मैन लो लेवल के कल्टीवेटर्स यूज़ करते थे। बट अगर फेंगहान यूज़ कर रहा है इसे तो इसकी बात कुछ अलग होगी, बट इसे कुछ समझ में नहीं आता। फिलहाल ये इसे रख देता है और यहाँ से बाहर निकलता है। अब वांगलिंग सोचता है कि रेन सेलेस्टियल रियल में ट्रांसफर एरेज हुआ करते थे एक फ्रैगमेंट से दूसरे फ्रैगमेंट जाने के लिए, और पावरफुल फैमिलीज ने बनाए थे। बट थंडर सेलेस्टियल रियल बहुत पावरफुल है, तो यहाँ पर एरेज मुश्किल है, यानी कि ट्रैवल करके ही जाना पड़ेगा। वांगलिंग आगे बढ़ता है पर अचानक से 2 स्वॉर्ड एनर्जीज इसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक मैन था और एक वुमेन। आदमी 30 साल का लग रहा था और वुमेन 28 साल की। लड़की की जो आंखें थी वो फेनिक्स के समान थी, बट थोड़ी एविल दिख रही थी। अब वांगलिंग को देखकर ये रुक जाते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं जब अपने डिवाइन सेंस से इसे ऑब्जर्व करते हैं कि चलो ये एसेंडेंट के पीक पर है बस। वांगलिंग भी इनके कल्टीवेशन को देख लेता है। दोनों एसेंडेंट के पीक पर थे। दोनों निकल भी जाते हैं, मतलब वांगलिंग को छेड़ते नहीं। तो जिस हिस्से पर वांगलिंग था उस एरिया को ये 1 महीने तक सर्च करता है, इसे कुछ नहीं मिलता है।
तो अब ये दूसरी तरफ बढ़ता है। ये आगे की तरफ जा रहा था पर कुछ फील करता है। अचानक से एक फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है। ये एक रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन था जो कि हिडन था, पर वांगलिंग यहाँ से पहले भी गुजरा था, बट यहाँ पर इसे ये चीज़ फील नहीं हुई थी। और वांगलिंग खुद में एक रेस्ट्रिक्शन मास्टर था, तो ये हैरान होता है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।